All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the concept of costing, और हमने costing को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया था. हम प्रीवियस 2 क्लासेस से कॉस्टिंग को अटैम्प्ट कर रहे हैं, कॉस्टिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. और हमने अपनी पिछली क्लास में कॉस्टिंग का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था. एक न्यूमेरिकल था हमारे पास कॉस्टिंग का, जो हमने सॉल्व किया था ओवर हेयर. प्रैक्टिस एक्टिविटी 1. हमने लास्ट क्लास में इसको काफी डिटेल में अंडरस्टैंड किया था. फिर मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया था, होमवर्क एक्टिविटी 1. तो आज हम पहले अपनी क्लास में होमवर्क एक्टिविटी 1 को अटैम्प्ट करेंगे, और उसके बाद हम कॉस्टिंग के सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉस्टिंग में हमारे पास कितने सिस्टम्स होते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, सर, दैट इज होमवर्क एक्टिविटी 1. नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा. कह रहे द फॉलोइंग इन्फो इज अवेलेबल. हमारे पास ये इन्फो अवेलेबल है. सेलिंग प्राइस विच इज $30 पर यूनिट. ये जो भी बिजनेस है, इसका एक यूनिट $30 का सेल होता है. डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल 2 kg पर यूनिट एट $5 पर केजी. अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बात को फोकस कीजिएगा. लास्ट क्वेश्चन में हमें मटेरियल पर यूनिट डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया गया था. हमें डॉलर ऑफ मटेरियल पर यूनिट डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया गया था. बट टुडे, आज इस क्वेश्चन में हमारे पास मटेरियल डॉलर पर यूनिट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, बल्कि रादर, आप नोट करो, ये कह रहा है हर एक यूनिट पे 2 kg लग रहे हैं, और हर एक केजी $5 का है. आप ये चेक करें, हमें ये बताया जा रहा है कि हर एक यूनिट पे 2 kg लग रहे हैं, और हर एक केजी $5 का है. इसका मतलब है कि इट इज $10 पर यूनिट. हाँ, डायरेक्ट मटेरियल जो है वो हर यूनिट पे $10 का लगेगा. एक यूनिट पे 2 kg लग रहे हैं, और एक केजी $5 का है. हर एक यूनिट पे $10 का मटेरियल लगेगा. इसके बाद डायरेक्ट लेबर 30 मिनट्स पर यूनिट एट $10 पर आवर. अब आप ये चेक करें कि लेबर से रिगार्डिंग ये बात कह रहा है कि हर एक यूनिट पे 30 मिनट्स लगेंगे. हर एक यूनिट पे 30 मिनट्स लगेंगे. इसका मतलब ये है कि हर एक यूनिट पे आधा घंटा लग रहा है, और 1 घंटे का रेट हमें बता रहा है $10 पर आवर. 1 घंटे के $10 दे रहे हैं हम वर्कर को, लेकिन एक वर्कर एक यूनिट पे आधा घंटा स्पेंड करता है. इसका मतलब लेबर जो है वो $5 पर यूनिट हो गया. अब आप चेक करें, लेबर जो है वो $5 पर यूनिट हो गया. तो लेबर इज $5 पर यूनिट, मटेरियल इज $10 पर यूनिट. आगे चेक कीजिएगा, आगे कह रहा है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये $3 पर यूनिट है. वेरिएबल सेल्स ओवरहेड, ये $2 पर यूनिट है. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 50,000. फिक्स सेल्स ओवरहेड्स 20,000. तो अब आप नोट करो, हमारे पास कॉस्ट और रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. हमारे पास कॉस्ट और रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. व्हाट आई एम गोना डू ओवर हियर, मैं सबसे पहले कॉस्ट की सेग्रीगेशन करूंगा.
ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं, बार बार बताते जाऊंगा कि कॉस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट की सेग्रीगेशन करना, टू डिवाइड कॉस्ट appropriately in their respective categories. तो सर, डायरेक्ट मटेरियल ये डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्योंकि सर ये चारों ओवरहेड्स हैं, बिकॉज ऑल दीज फोर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड सेल्स ओवरहेड्स, ओवरहेड्स हैं, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, और ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। आखिरी दो खुद नाम से बता रही हैं कि हम फिक्स कॉस्ट हैं। इसका मतलब 7 इंफॉर्मेशन में एक रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन है, और बाकी जो 6 इंफॉर्मेशन है वो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है। 4 वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास और 2 फिक्स कॉस्ट है हमारे पास। तो नोट कीजिएगा, पहले पार्ट में कह रहा है एग्जामिनर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो। एग्जामिनर कह रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो, तो नोट कीजिएगा ये पर यूनिट है, दिस इज ऑल्सो पर यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी पर यूनिट है हमारे पास, वेरिएबल सेल्स ओवरहेड भी ऑलरेडी हमारे पास पर यूनिट है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी? लेबर का $10 लग रहा है एक यूनिट पे, मटेरियल का लेबर का मटेरियल का $10 लग रहा है, लेबर का $5 लग रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड $3 है, और सेल्स ओवरहेड $2 है। तो सर ये हर एक यूनिट पे $20 का टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू $20 पर यूनिट। ये आ गया हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आगे नोट कीजिएगा, एग्जामिनर कह रहा है टोटल कॉस्ट एट फॉलोइंग आउटपुट लेवल। कह रहा है इन आउटपुट लेवल पे मुझे टोटल कॉस्ट निकाल के दो, 5000 यूनिट्स, 7000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स एंड 20,000 यूनिट। तो इन यूनिट्स पे एग्जामिनर कह रहा है कि जरा टोटल कॉस्ट निकाल के दो। तो बहुत आसानी से इन यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकल सकती है। नोट कीजिएगा, पार्ट बी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये लीजिए, तो इस तरीके से हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे पार्ट बी में। यूनिट्स है हमारे पास, नोट कीजिएगा, 5000, 7000, 10,000 एंड 20,000। ये हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है। मल्टीप्लाई करेंगे इनको टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, विच इज $20। ये हर लेवल पे $20 रहेगा, नो मैटर व्हाट, दिस विल बी $20। तो सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास, ये आ गए 5000 इंटू 20, 1 लाख, 100,000। अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये चेक कीजिएगा, 50,000 एंड 20,000, दो फिक्स कॉस्ट हैं, दोनों को ऐड कर दो, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 70,000। तो 100,000 प्लस 70,000, 170,000, 1,70,000 की टोटल कॉस्ट आ गई फॉर प्रोड्यूसिंग
5000 यूनिट्स। आगे चलते हैं। व्हेन प्रोड्यूसिंग 7000 यूनिट्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 140,000 और 70,000 टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे तो दिस विल बी 210,000। 2,10,000 की टोटल कॉस्ट हो गई। उसके बाद 200,000 की ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। 70,000 की टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड की तो दिस इज नाउ 270,000। और इस तरीके से ये 400,000 प्लस 70,000, $470,000 ये टोटल कॉस्ट हो गई। तो हमने चारों यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकाल ली। नाउ लास्ट पार्ट, एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस एट द आउटपुट लेवल इन पार्ट बी। कह रहा है जो भी आउटपुट लेवल पार्ट बी में था उसका प्रॉफिट लॉस निकाल दो। तो नोट कीजिएगा, ओवर हियर आई एम अटेम्प्टिंग पार्ट सी, लेकिन पार्ट सी के लिए अच्छा यूनिट्स हमारे पास एग्जैक्टली वही हैं। आप चेक करो, यूनिट्स हमारे पास एग्जैक्टली वही हैं। यूनिट्स हमें वही यूज करने हैं। और इस दफा हमें टोटल कॉस्ट नहीं निकालनी बल्कि प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो हम सबको पता है कि सर प्रॉफिट लॉस के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा नोट करना सेल्स रेवेन्यू। आप ये नोट करो कि प्रॉफिट लॉस के लिए हमें चाहिए सेल्स रेवेन्यू, और सेल्स रेवेन्यू में से हम माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट। तब जाके हमें प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। हमें प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। अब सेल्स रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट तो हमें यहां से मिल जाएंगी। टोटल कॉस्ट तो यहां आ जाएंगी, ये लीजिए। अब सेल्स रेवेन्यू के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नोट कीजिएगा, ये रही सेलिंग प्राइस पर यूनिट विच इज $30, विच इज $30। तो 5,000 इंटू $30, 150,000। टोटल कॉस्ट थी 170,000। तो लॉस आ गया 20,000 का, 20,000 लॉस। राइट। तो 20,000 का लॉस आ गया हमारे पास किस पे, 5,000 यूनिट्स बनाने पर। उसके बाद $30, ये बना 210,000, और इसकी टोटल कॉस्ट भी 210,000 थी। इसका मतलब जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको कहते हैं ब्रेक इवन। व्हाट इज ब्रेक इवन? थोड़ी देर में इस पे बात करेंगे, थोड़ी देर में इस पे डिस्कशन स्टार्ट होगा व्हाट इज ब्रेक इवन। बहरहाल उसके बाद 10,000 इंटू $30, दैट गिव्स अस 300,000 माइनस 270,000, 30,000 का प्रॉफिट। और उसके बाद ये हो जाएगा 600,000 माइनस 470,000, ये बना 130,000 का प्रॉफिट। तो आप चेक करें, हमने कॉस्ट को प्रॉपरली सेग्रीगेट किया, तब जाके कॉस्टिंग की वर्किंग कर सके कि वेरिएबल कॉस्ट क्या और फिक्स कॉस्ट क्या। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के टोटल कॉस्ट निकाली जा सके, और फिर टोटल कॉस्ट की बात हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकें। तो सर दिस इज
what I mean by when I say you need to understand how to divide different types of costs into their respective categories. कॉस्टिंग की सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है। तो सर ये था हमारे पास होमवर्क पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट। आज हम कंटिन्यू करेंगे, फोकस कीजिएगा। हम आज कॉस्टिंग के सिस्टम्स की तरफ जाने वाले हैं। तो सर मैंने लास्ट क्लास में आपके सामने ये कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे जिनकी मदद से हमने दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं, नोट कीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर कॉस्टिंग का मतलब है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट्स, कॉस्ट्स को एनालाइज करना, कॉस्ट्स की एनालिसिस करना, कॉस्टिंग। हम शुरू में ही पहली क्लास में, कॉस्टिंग की पहली क्लास में इस बात पे फोकस किया था कि कॉस्टिंग का मतलब है कॉस्ट को एनालाइज करना, कॉस्ट को पढ़ना, स्टडी करना। तो सर जब हम कॉस्ट को पढ़ते हैं तो हमारे सामने टू मेन कॉस्टिंग सिस्टम्स, हमारे पास कॉस्टिंग के दो मेन सिस्टम्स आ जाते हैं। कॉस्टिंग का मतलब है कॉस्ट को एनालाइज करना, कॉस्ट की एनालिसिस करना। तो कॉस्ट की एनालिसिस का मतलब है कि कॉस्ट को डिवाइड करना। तो कॉस्टिंग में हमारे पास दो मेन सिस्टम्स आ जाते हैं। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। एक मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरा एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग। ये दो मेन कॉस्टिंग के सिस्टम्स होते हैं। दोनों सिस्टम की अप्रोचेस डिफरेंट हैं, तभी तो हम दोनों सिस्टम को अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो सर पहली होती है हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरी होती है हमारे पास एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग। सवाल यह आ जाता है, व्हाट डू वी मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग? कि सर ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सिस्टम? मार्जिनल कॉस्टिंग सर ये एग्जैक्टली है क्या, किस बारे में बात करता है, ये सिस्टम है क्या? तो नोट कीजिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ costing system where only variable costs are considered as per unit basis and fixed cost is considered as a whole and not divided on per unit basis. Rather fixed cost is considered as a time period cost। तो सर अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग
एक ऐसा सिस्टम है जहां हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट कंसिडर करते हैं, जहां हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट कंसिडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि उसे एज अ होल, एज अ टाइम पीरियड कॉस्ट कंसिडर किया जाता है, उसको पर यूनिट डिवाइड नहीं किया जाता। सर, एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ अगर समझा सकें तो बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकते हैं। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे सर, हमारा फास्ट फूड बिजनेस है एएफसी। मिसाल के तौर पे हमारा फास्ट फूड बिजनेस है एएफसी। एएफसी के लिए मटेरियल चाहिए होंगे, एएफसी के लिए मटेरियल चाहिए होंगे। मटेरियल पर यूनिट है, हर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल पर यूनिट है, हर यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट। लेबर पर यूनिट है, अगर हम मिसाल के तौर पे पर यूनिट लेबर पे कर रहे हैं तो पर यूनिट है लेबर वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन सर, रेंट, रेंट टाइम पीरियड का है, एक महीने का, तो उसे हम पर यूनिट डिवाइड नहीं कर सकते। रेंट का यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, रेंट को हम पर यूनिट डिवाइड नहीं कर सकते। रेंट अगर मिसाल के तौर पे हम कॉस्टिंग कर रहे हैं एक महीने की, तो ये नहीं हो सकता कि रेंट को एक यूनिट के ऊपर डिवाइड करें। रेंट एक महीने का कंसिडर किया जाएगा, उसमें कितने भी यूनिट्स बनाए। अगर 2 महीने की कॉस्टिंग कर रहे हैं तो सर रेंट 2 महीने का कंसिडर करेंगे, उसमें जितने भी यूनिट्स बनाए। अगर 3 महीने की कॉस्टिंग कर रहे हैं तो रेंट हम 3 महीने का कंसिडर करेंगे, उसमें हम कितने भी यूनिट्स बनाए, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है जहां हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट डिवाइड करते हैं, हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट डिवाइड नहीं करते, बल्कि उसे एज अ टाइम पीरियड कॉस्ट कंसिडर करते हैं, एज अ होल। तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का। तो सर, क्या इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को भी पर यूनिट डिवाइड करते होंगे? देन द आंसर इज यस। एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को, फिक्स्ड ओवरहेड्स को पर यूनिट डिवाइड करते हैं। ये काम कैसे करते हैं या कैसे करेंगे वो हम एब्जॉर्प्शनल में सीखेंगे। आज की क्लास का कंटेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसका मतलब ये है कि जहां हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट डिवाइड करेंगे, हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट डिवाइड नहीं करते। सवाल यह आ जाता है कि सर, मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या फायदे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कहां यूज होता है? तो ये चेक कीजिएगा, यूजफुलनेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के फायदे या यूजफुलनेस। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग helps a business with the following decisions। मार्जिनल कॉस्टिंग एक बिजनेस को मदद करता है इन डिसीशंस में। सर, कौन से डिसीशंस? चेक कीजिएगा। नंबर 1, ब्रेक इवन।
नंबर टू, setting the selling price. Number three, whether to accept orders below selling price or not. Fourth, limiting factors. And last one, whether to make और बाय। तो अब चेक कीजिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग हमें मदद करता है इन तमाम डिसीशंस के लिए। मार्जिनल कॉस्टिंग हमें मदद करता है इन तमाम डिसीशंस के लिए। मैं आपसे कई दफा ये बात पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, या पहले भी ये बात बता चुका हूं कि मैं अपने तमाम वेंचर्स की अकाउंटिंग खुद करता हूं। सर सिर्फ अकाउंटिंग ही नहीं, कॉस्टिंग भी करता हूं। एंड बिलीव मी, you guys don't have an idea how important are these decisions. अगर आप में से किसी को कोई प्रॉपर बिजनेस एक्सपीरियंस है, अगर आप में से किसी को कोई प्रॉपर बिजनेस एक्सपीरियंस है, तो आपको आइडिया होगा हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज डिसीशंस। सर ब्रेक इवन आइडेंटिफाई करना ये कितना इंपॉर्टेंट काम होता है, कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी बिजनेस के लिए। सेलिंग प्राइस सेट करना, अब आप अंडरस्टैंड करो, सेटिंग द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सेट करना। आप सब ने यकीनन बिजनेस पढ़ा हुआ होगा, या बिजनेस पढ़ लिया होगा, या बिजनेस पढ़ रहे होंगे। बिजनेस फॉर ए लेवल्स आप यकीनन पढ़ रहे होंगे, पढ़ लिया होगा, या पढ़ रहे होंगे, या पढ़ा हुआ होगा। उसमें एक चैप्टर है मार्केटिंग मिक्स, और मार्केटिंग मिक्स में है प्राइस। और वहां हम ये बात पढ़ते हैं कि प्राइस इज सच एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन मेक योर प्रोडक्ट अ सक्सेस और अ फेलियर। कि सर प्राइस एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके प्रोडक्ट को वो सक्सेसफुल भी बना सकता है, और वो आपके प्रोडक्ट को फेलियर भी बना सकता है। तो सेलिंग प्राइस सेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और सही सेलिंग प्राइस सेट करना ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिकॉज सेलिंग प्राइस इफ टू हाई will take away some potential customers. Selling price if too high will take away some potential customers. Selling price if too low will give your product an inferior image. अगर सेलिंग प्राइस लो सेट हो गई तो आपके प्रोडक्ट को इंफीरियर इमेज जाएगा। फिर तीसरा, वेदर टू एक्सेप्ट ऑर्डर्स बिलो सेलिंग प्राइस और नॉट। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिजनेस के पास बहुत दफा ऐसा सिनेरियो आ जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां बिजनेस को ऑर्डर तो मिल रहा है, लेकिन उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम मिल रहा है। उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस से उसे ऑर्डर कम मिल रहा है। तो सवाल यह आ जाता है कि सर क्या उसे ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। उसके लिए कॉस्टिंग करनी पड़ती है, उसके लिए कॉस्ट स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, और कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ता है, कॉस्ट एनालिसिस करनी पड़ती है उसके लिए।
कि क्या हम ये ऑर्डर एक्सेप्ट करें नॉर्मल सेलिंग प्राइस से नीचे या नहीं। तो अंडरस्टैंड करना, इस बात को फोकस करना। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम हम एएफसी जिंगर्स बना रहे हैं, हम एएफसी जिंगर्स बना रहे हैं। मार्केट में हम एक जिंगर 400 का बेचते हैं, 400 हमारी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है जिंगर की। अब हमारे पास एक क्लाइंट आता है, एक कस्टमर आता है और कहता है भाई मुझे आपका जिंगर बहुत पसंद है, मैं आपसे 100 जिंगर्स लेने आया हूं, आप प्राइस 350 एक्सेप्ट कर लो, 350 एक्सेप्ट कर लो, मैं आपसे 100 जिंगर्स खरीदने आया हूं। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा कि वो हमसे क्वांटिटी खरीद रहा है, तो हमें उसको कुछ ना कुछ ऑफ देना पड़ेगा। लेकिन क्या हम वो 350 में सेल कर सकते हैं या नहीं, ये मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करेगा हमारी। मार्जिनल कॉस्टिंग विल हेल्प with this part, that whether we can accept this price or not. फिर लिमिटिंग फैक्टर्स, बहुत दफा बिजनेसेस को के रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाते हैं। कभी लेबर की शॉर्टेज आ जाती है, कभी मटेरियल्स की शॉर्टेज आ जाती है। तो सर फिर लेबर की शॉर्टेज को कंसिडर करते हुए प्रोडक्शन किस तरीके से अरेंज की जाए, मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करता है। मटेरियल शॉर्ट हो गया भाई, जिंगर बना रहे हैं, जिंगर जिंगर बना रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा सिर्फ जिंगर नहीं बना रहे, जिंगर के साथ और भी चिकन सैंडविच है एंड ग्रिल चिकन है, लेट सपोज जंबो बना रहे हैं, राइट। तो अब अंडरस्टैंड करना, सबका बेसिक इंग्रेडिएंट तो चिकन है। अगर चिकन शॉर्ट हो जाए तो जंबो बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, कितनी तादाद में बनाए, जिंगर बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में बनाने चाहिए, चिकन सैंडविच जो है वो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, और अगर हाँ बनाने चाहिए कितनी क्वांटिटी में। ये तमाम चीजों की मदद मिलती है हमें मार्जिनल कॉस्टिंग से। और फिर हमें मार्जिनल कॉस्टिंग इस चीज में मदद करता है कि क्या हमें खुद बनाना चाहिए या बाहर से बाय करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर टू मेक और बाय, कि हमें खुद बनाना चाहिए या बाहर से खरीदना चाहिए। कभी कभार ऐसी सिचुएशन बिजनेस के ऊपर आ जाती है, और कभी कभार नहीं, बहुत दफा आती है कि बिजनेस कहता है कि यार ये हम खुद बनाएं या बाहर से बनवा लें, हमें बाहर से सस्ता पड़ रहा है। अच्छा अगर बाहर से महंगा भी पड़ रहा है तो और भी क्वालिटेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं कि जो सपोर्ट करे इस बात को कि बाहर से बनवा लो। लेकिन उसके लिए कॉस्टिंग करनी पड़ेगी कि खुद बनाए या बाहर से बनाए, लिमिटिंग रिसोर्सेज है तो उन्हें यूज कैसे करें, सेलिंग प्राइस से नीचे एक्सेप्ट करें या नहीं करें, सेलिंग प्राइस कैसे सेट करें, और ब्रेक इवन कैसे आइडेंटिफाई करें या ब्रेक इवन क्या है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मार्जिनल कॉस्टिंग हमें इन तमाम डिसीशंस में हेल्प करता है। हमारे पास सबसे पहले जो आ जाता है, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा सर, वो है ब्रेक इवन। ये नोट कीजिएगा, जो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, दैट इज ब्रेक इवन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि सर ये ब्रेक इवन क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय ब्रेक इवन, व्हाट इज ब्रेक इवन। इट इज इट इज वेयर a business has neither a profit nor a loss. In simpler words, in simpler words, where business
टोटल रेवेन्यू इक्वल्स so in simpler words where business total revenue equals total cost। तो अब आप अंडरस्टैंड करें, इस बात को फोकस करें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आई वुड बी एग्जैक्टली आस्किंग यू गाइस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे ये बताएं कि दुनिया का हर बिजनेस क्या चाहता है। हाँ भाई, बताएंगे जरा। दुनिया का हर बिजनेस क्या चाहता है? सर, दुनिया का हर बिजनेस प्रॉफिट चाहता है। इज दिस राइट? इज दिस राइट टू अर्न प्रॉफिट? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दुनिया का हर बिजनेस प्रॉफिट चाहता है। क्या नहीं चाहता? दुनिया का हर बिजनेस क्या नहीं चाहता? लॉस नहीं चाहता। दुनिया का हर बिजनेस प्रॉफिट चाहता है, लॉस नहीं चाहता। एट बॉटम वो क्या चाहेगा? एट बॉटम, बेयर मिनिमम, वो चाहेगा ब्रेक इवन। मतलब कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। कि चलो सर, प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड। कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, मंजूर है, कोई मसला नहीं। लॉस ना हो, लॉस ना हो, तो वो ब्रेक इवन चाहेगा। दुनिया का हर बिजनेस एट बेयर मिनिमम ब्रेक इवन चाहेगा। प्रॉफिट तो चाहेगा ही चाहेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा हो तो वो लॉस नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि ब्रेक इवन हो जाए, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो इस बात को अंडरस्टैंड करना, फोकस करना। ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट जहां बिजनेस का टोटल रेवेन्यू उसके टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए। ब्रेक इवन बिजनेस का एक ऐसा पॉइंट जहां उसका टोटल रेवेन्यू उसके टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए, जहां बिजनेस को ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। ऐसे पॉइंट को ब्रेक इवन कहते हैं। तो ब्रेक इवन ये किसी भी बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप नोट करना इस बात को। मैं ब्रेक इवन के लिए इस बात पे फोकस करूंगा। ये जो हमने थोड़ी देर पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के यूजफुलनेस में ये पढ़ा था ना, सेटिंग द सेलिंग प्राइस। अभी देखो, सेलिंग प्राइस की इंपॉर्टेंस आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। आपके सामने सेलिंग प्राइस की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करता हूं। ये चेक कीजिएगा। हाउ इंपॉर्टेंट, हाउ इंपॉर्टेंट इज द सेलिंग प्राइस। ये चेक कीजिएगा, सेलिंग प्राइस कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। नोट कीजिएगा सर, सेलिंग प्राइस। हम कोई भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जब सेट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की जब हम सेलिंग प्राइस सेट करते हैं, हमसे मतलब बिजनेस, तो सेलिंग प्राइस सेट करने के दो मेन मकसद होते हैं। सेलिंग प्राइस सेट करने के दो मेन मकसद होते हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा। पहला मकसद होता है टू कवर कॉस्ट्स, कॉस्ट को कवर करना। पहला मकसद होता है कॉस्ट को कवर करना। और आपको पता है कॉस्ट कौन कौन सी? नोट कर लीजिएगा सर। कॉस्ट्स में वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। सेलिंग प्राइस का पहला बड़ा मकसद कॉस्ट को कवर करना। कॉस्ट वेरिएबल भी और
फिक्स्ड। सेलिंग प्राइस का पहला बड़ा मकसद कॉस्ट को कवर करना, कॉस्ट वेरिएबल भी और फिक्स भी, कि इस सेलिंग प्राइस की मदद से हम वेरिएबल कॉस्ट भी कवर करें, मटेरियल, लेबर और कोई वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं या कोई वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स हैं, उन्हें कवर करना सेलिंग प्राइस के थ्रू, ये बड़ा मकसद है। दूसरा दूसरा कि बिजनेस की जो फिक्स कॉस्ट हैं उन्हें भी कवर किया जाए, सेलिंग प्राइस की मदद से रेंट कवर किया जाए, सेलिंग प्राइस की मदद से लेबर कवर किया जाए, जो फिक्स लेबर होंगे, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी। जब आपकी सारी कॉस्ट कवर हो जाएंगी, when all your costs are covered, जब एक बिजनेस अपनी तमाम कॉस्ट को कवर कर लेगा, तो नोट कीजिएगा, देन सेलिंग प्राइस का दूसरा मकसद है टू अर्न प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का फिर दूसरा मकसद है टू अर्न प्रॉफिट। तो सर ये है सारा मकसद सेलिंग प्राइस सेट करने का। सेलिंग प्राइस सेट करने का एक बड़ा मकसद ये कि कॉस्ट को कवर करना और फिर प्रॉफिट अर्न करना। और कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट सर? वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ब्रेक इवन को ही कंटिन्यू करते हैं। तो आपके सामने मैं एक एक्टिविटी इनिशिएट करने जा रहा हूं। बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी है, बहुत मजा आएगा। जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे इस एक्टिविटी में, उतना ज्यादा हमें इस एक्टिविटी को समझने में मदद मिलेगी और इस एक्टिविटी को आसानी से समझेंगे। नोट कीजिएगा, आपके सामने एक्टिविटी लिख रहा हूं, नोट कीजिएगा। मिस्टर ए स्टार्टेड AFC specializing in zingers provided the following info। तो सर मिस्टर ए, जिन्होंने जिंगर बनाने में स्पेशलिटी हासिल की, AFC स्टार्ट किया और ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, मुझे ये बताओ, अभी फिलहाल मैं यहां पर डॉलर साइन के साथ एक चीज लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर जिंगर बोलो, पर यूनिट पर जिंगर एक ही बात है। सेलिंग प्राइस पर जिंगर पर यूनिट एक ही बात है। चलो मुझे ये बताएं, क्या जिंगर बनाने के लिए हमें कॉस्ट लगेंगी? यस और नो? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। क्या जिंगर बनाने के लिए हमें कॉस्ट लगेंगी और नो? कॉस्ट लगेंगी ना, राइट? चलो बताओ क्या क्या कॉस्ट आएगी, जिंगर बनाते हैं। आइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइफ में कभी जिंगर बनाया होगा, या जिंगर नहीं बनाया होगा तो जिंगर बनते कम से कम देखा होगा। तो बताओ भाई, जिंगर बनाने के लिए क्या क्या कॉस्ट आएंगी? ऑल राइट, वेरी गुड। हाँ भाई, क्यान कह रहा है चिकन, हाँ बंस, चिकन हो गए, बंस हो गए। उमर कासमानी कह रहे हैं बंस, चिकन, वेजीज, फ्रायर। अच्छा उमर कासमानी, फ्रायर नॉन करंट एसेट है, फ्रायर नॉन करंट एसेट है, फ्रायर कॉस्ट नहीं है। बन, चिकन, सॉसेस, ऑली, ऑयल, ऑयल, ऑली लिख दिया इसको, देखो हमजा, ऑयल, ऑली, ऑयल एक ही बताया इसने, वो भी गलत बताया, ऑयल। ऑल राइट, लाइबा कह रही है सर चिकन, बंस, चीज, वेजीज, वेरी गुड। और मायोनीज, क्या कह रहे हैं मायोनीज।
हाँ, हामिद भी कह रहे हैं चीज। ऑल राइट, चलो एक काम करते हैं, मैं आपके सामने, जैसे आप लोगों ने काफी हद तक, हम जिंगर की शक्ल हमारे सामने आएगी जब हम लिस्ट डाउन करते जाएंगे। जिंगर की शक्ल हमारे सामने बनती चली आएगी जब हम इसको लिस्ट डाउन करेंगे। नोट कीजिएगा सर, जिंगर बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बंस, ठीक है। हमें चाहिए होगी चिकन, ये भी आप लोगों ने बताया। हमें चाहिए होंगी सॉसेस, आप में से किसी ने लिखा था सॉसेस, हामिद ने लिखा था सॉसेस, उमर ने लिखा सॉसेस, ठीक है। हमें चाहिए होंगी वेजीज, बिल्कुल ठीक, वेजीज भी चाहिए होंगी हमें। उसके बाद हमजा ने लिखा था ऑयल, हमें ऑयल चाहिए होगा। फिर कियान ने, हामिद ने और लाइबा ने चीज मेंशन किया कि सर चीज चाहिए होंगी, चीज जिंगर खाएंगे हम चीज जिंगर खाएंगे। ओ हो, ब्रेड क्रम्स चाहिए होगा भाई, ब्रेड क्रम्स। हामिद कह रहे हैं कि सर ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। ऑल राइट, वेरी गुड। ब्रेड क्रम्स के अलावा और क्या चाहिए होगा? हाँ, ब्रेड, कॉर्नफ्लोर नहीं चाहिए होगा हमें? कॉर्नफ्लोर, एग्स, है ना, एग्स चाहिए होंगी। राइट, एग्स चाहिए होंगे, मैंने लिख दिया एग्स, ठीक है ना। लाइबा, क्या लिख दिया एग्स। उमर कासमानी कह रहे हैं सीजनिंग। उमर कासमानी सीजनिंग, सीजनिंग इनमें कवर नहीं हो रही, सीजनिंग इनमें कवर नहीं हो रही। ओके, उमर कासमानी कह रहे हैं सीजनिंग, तो चलो उमर कासमानी के लिए सीजनिंग ऐड करा दी हमने, और सीजनिंग ऐड कर दी हमने। और बताओ भाई, और क्या क्या चाहिए होगा जिंगर बनाने के लिए? थोड़ा दिमाग तो लगाओ। अरे यार, जिंगर बनाने के लिए लेबर नहीं चाहिए क्या? जिंगर बनाने के लिए लेबर नहीं चाहिए क्या? जिंगर बनाने वाला वर्कर भी तो चाहिए। तो सर जिंगर बनाने के लिए लेबर चाहिए। तो लेबर में दो तरीके के लेबर है हमारे पास, एक शेफ है और वेटर्स है, ठीक है ना। चिकन पैटी का फ्लेवर मसाला, तो यार ये क्या है, सॉसेस क्या है फिर? अच्छा, सॉसेस अलग है, सॉसेस अलग है। अच्छा, सीजनिंग को मैं मैरिनेशन कह दूं, वुड दिस वर्क? सीजनिंग को, और जो हामिद कह रहा है कि चिकन पैटी का फ्लेवर मसाला, उसको मैं मैरिनेशन कह दूं, उमर कासमानी, वुड दैट वर्क? है ना। तो मैं सीजनिंग के वर्ड को चेंज कर देता हूं। हमारे यहाँ ये टर्म बड़ा कॉमनली यूज होता है, मैरिनेशन। चलो, मैरिनेशन में आ गई हमारे पास वो मसाले वसाले आ गए, ठीक है ना। मैरिनेशन होने, चिकन मैरिनेट होने के बाद आ, उस पे एग और ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर में डिप की जाएगी, और उसके बाद उसे फ्रायर में डाला जाएगा जहां ऑयल होगा। लेकिन वो फ्रायर जो चलेगा वो तो गैस से चलेगा। गैस तो बताया नहीं आप लोगों ने, जिंगर बगैर गैस के बना रहे हो क्या? गैस, पानी भी चाहिए होगा, बिल्कुल पानी भी चाहिए होगा। यूटिलिटीज में डाल देता हूं, यूटिलिटीज, यूटिलिटीज में, हाँ देखो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हामिद कह रहा है सर इलेक्ट्रिसिटी। यूटिलिटी, अच्छा चलो, यूटिलिटीज में, यूटिलिटीज में मेरे पास सब कुछ आ गया, वाटर, इलेक्ट्रिक, सेवरेज, सब कुछ आ गया। इसके बाद भाई, जिस जगह पर होंगे उसका रेंट, एएफसी की सिक्योरिटी, एएफसी की सिक्योरिटी भी तो होगी हमारे पास, ऐसा ऐसा ही है ना। हाँ यार, क्या बात है, जिंगर पैकिंग बॉक्सेस, जिंगर के पैकिंग बॉक्सेस चाहिए होंगे, बिल्कुल चाहिए होंगे बॉक्सेस, राइट। और क्या चाहिए होगा हमारे, और क्या होगा हमें? बॉक्सेस, अच्छा, बॉक्सेस से पहले, जिंगर बॉक्स में डालने से पहले जिंगर को बटर पेपर में भी तो रैप किया जाता है, बटर पेपर, ठीक है ना, बटर पेपर, इज दिस राइट? ऐसी है ना।
और बटर पेपर के साथ साथ टिश्यू भी तो डाला जाता है, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर इज द साइड, ऐसे ही है ना। और टिश्यू पेपर के साथ जैसे उमर कासवानी ने बोला, शॉपिंग बैग्स, शॉपिंग बैग्स, राइट। तो अरे वो भी तो आ जाते हैं, टुल्ले, टुल्ले भी तो आते हैं काम पे, एएफसी चल रहा है, टुल्ले भी तो आते हैं सिक्योरिटी के लिए। पूछ रहा है टिश्यूज विद जिंगर्स, तो मैंने लिख तो दिया है टिश्यू पेपर, मैं लिख तो दिया हमें टिश्यू पेपर, बटर पेपर के नीचे टिश्यू पेपर लिख दिया ना, वो टिश्यू पेपर भी तो देते हैं। अच्छा फिर टुल्ले भी तो आ जाते हैं, बिजनेस चल रहा है तो कुछ हमारा भी ख्याल रखो, टुल्ले आ जाते हैं। और केएमसी वाले भी आ जाते हैं, केएमसी वाले भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और एडवर्टाइजमेंट भी तो करनी पड़ेगी हमें, एडवर्टाइजमेंट्स भी तो करनी पड़ेगी। अच्छा काफी हद तक हमारा जिंगर जो है वो रेडी हो गया है, आप चेक करो, वो उसी में डाल दो, लेट सपोज केएमसी में डाल दो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज में डाल दो, ठीक है ना, फूड हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी आएंगे तो सब कुछ इसी में आ गया, लेट सपोज, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इसको कर देते हैं, टुल्लो को हम देते हैं चाय पानी, इधर लिख देते हैं मिठाई, ये लीजिए मिठाई, या फिर ईदी, ईदी, वो ईदी मांगने आते हैं ना, ईदी, कि सर थोड़ी सी ईदी दे दें बच्चों को, हमारे बच्चे गरीब। ऑल राइट, बहरहाल आगे चलते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, काफी हद तक हमारा, उसको चेक करो जरा, कह रहे ब्राउन ब्रेड वाला बन फॉर डाइटिंग, मतलब जिंगर के साथ डाइटिंग करने वाला शख्स, ये पहला है जो मायोनीज भी डलवा रहा है जिंगर में। नहीं नहीं, अगर होता भी हो, अगर होता भी हो, मैं मान लेता हूं एक एक वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम में, कि बन है ब्राउन, ब्राउन बन, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ब्राउन ब्रेड की इंग्रेडिएंट से वो बन बना हुआ है, लेकिन ये डाइटिंग कॉशियस बंदा जिंगर खा रहा है जिसमें मायोनीज लग रही है। किधर है भाई मेयोनीज? अच्छा हमने मेयोनीज नहीं लिखी, मैरिनेशन में आ जाएगी, नहीं मैरिनेशन में तो नहीं आएगी वैसे, सॉसेस में डाल देते हैं, सॉसेस में आएगी मेयोनीज, ठीक है ना। और चीज, आप ये चेक करें, चीज और ऑयल, वाह वाह वाह, और इसको डाइटिंग का जो है वो शौक चढ़ा हुआ है, चीट कर रहा है ऑन डाइटिंग। ऑलराइट, चलो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब दोबारा वापस आते हैं टॉपिक पे। मेरा आप लोगों से टास्क ये है कि आइडेंटिफाई करो इसमें क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट है और क्या क्या फिक्स कॉस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम बंस। सिर्फ ये बताओ वीसीएफसी, इतना बताना, बंस, बंस वीसी हैं या एफसी हैं, बंस क्या है हमारी, बंस वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? सर बंस हमारी कंफर्म वेरिएबल कॉस्ट है, राइट, बंस हमारी वीसी है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक क्या, बिल्कुल ठीक लाइबा, बंस हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। व्हाट अबाउट चिकन, व्हाट अबाउट चिकन? सर चिकन भी वेरिएबल कॉस्ट है। सॉसेस, व्हाट अबाउट सॉसेस? सॉसेस वेरिएबल कॉस्ट। वेजीज, वेजीज वेरिएबल कॉस्ट। ऑयल, व्हाट अबाउट ऑयल? व्हाट अबाउट ऑयल? ये तो मैं लास्ट क्लास में ही बता चुका हूं यार, ऑयल इज फिक्स कॉस्ट, हर एक जिंगर पे थोड़ी ऑयल लग रहा होगा, ऑयल फिक्स कॉस्ट है, हर एक जिंगर पे थोड़ी फ्रायर में लोड हो जाएगा, अब उसमें जितने जिंगर बनाने। व्हाट अबाउट चीज? चीज क्या है हमारी? सर चीज हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स वेरिएबल कॉस्ट होगी, ब्रेड क्रम्स वेरिएबल कॉस्ट होगी, मुझे लगता है फिक्स कॉस्ट होगी।
बल्कि वेरिएबल भी हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं ब्रेड क्रम्स क्या खराब हो जाएंगे अगर 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 हम यूज नहीं कर रहे हो? वैसे तो बाकी चीजें भी खराब हो सकती हैं, वो एक अलग सवाल है, लेकिन हाँ बेसिकली ऐसा ही है। हाँ, ब्रेड क्रम्स जो है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएंगी। ब्रेड क्रम्स वेरिएबल कॉस्ट, कॉर्नफ्लोर वेरिएबल कॉस्ट, एग्स वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट अबाउट मैरिनेशन? मैरिनेशन वेरिएबल कॉस्ट होगी। और शेफ, शेफ को हम सैलरी दे रहे हैं, शेफ को हम सैलरी दे रहे हैं, वेटर्स को भी हम सैलरी दे रहे हैं। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अच्छा, गैस क्या होगी? गैस, गैस फिक्स कॉस्ट होगी। यूटिलिटीज फिक्स कॉस्ट, रेंट फिक्स कॉस्ट, सिक्योरिटी फिक्स कॉस्ट। बॉक्सेस क्या होंगे? बॉक्सेस, बॉक्सेस क्या होंगे? फिक्स होंगे, वेरिएबल होंगे? वेरिएबल होंगे, हर एक यूनिट पे जाएगा, हर एक जिंगर के साथ एक बॉक्स जाएगा। कोई ऐसा तो होगा नहीं कि एक जिंगर मांगे और बोले यार 4 बॉक्स दे देना, बहुत अजीब सी बात हो जाएगी, राइट? बटर पेपर वेरिएबल कॉस्ट होगी, बटर पेपर वेरिएबल कॉस्ट होगी। टिश्यू पेपर क्या होगा? टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर वेरिएबल कॉस्ट, टिश्यू पेपर वेरिएबल कॉस्ट? नो 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 नो, फिक्स कॉस्ट होगी। अच्छा, आप खुद मुझे बताओ, आप मुझे खुद दिमाग लगाएं कि एक चलो, अगर 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 डिलीवरी हो रही है, नहीं नहीं एक्सपायरी की बात नहीं हो रही, जरूरी नहीं है एक्सपायरी की बात हो। अगर डिलीवरी हो रही है तो समझ आता है कि चलो एक जिंगर के साथ हमने 2 टिश्यू पेपर डाल दिए, अंडरस्टैंड करना। लेकिन जो डाइन इन करने आए हुए होते हैं, मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि उन्होंने पूरा जिंगर खा लिया और टिश्यू पेपर यूज नहीं किया, हुआ ही नहीं। तो उस जिंगर के साथ टिश्यू पेपर यूज नहीं हुआ, उसकी कॉस्ट नहीं आई। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो भाई पूरा जिस्म टिश्यू पेपर से पोंछ रहे होते हैं जिंगर खाते वक्त, पूरा जिस्म, मतलब उनका बस नहीं चल रहा होता, वो हर हर उन्होंने फेस के अलावा भी चीजें वो टिश्यू से साफ कर रहे होते हैं। और वो उसके बाद भी बोलते हैं यार और टिश्यू ले आना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम एएफसी हैं और हमारे पास एक क्लाइंट आया और हमने उसे टिश्यू पेपर दिया, अब वो मुझे बोले और टिश्यू लेकर आओ, तो वेटर बोले नहीं सर, एक जिंगर के साथ। हाँ, गाड़ी में रखने के लिए, पर्स में रखने के लिए। मैंने तो ब्रांडेड टिश्यू पेपर्स लोगों के घरों में भी देखे, ब्रांडेड टिश्यू पेपर्स लोगों के घरों में डाइनिंग टेबल पे भी देखे। ओके, तो नहीं, टिश्यू पेपर पाकिस्तानी आवाम फिक्स कॉस्ट, ये तो फिक्स कॉस्ट है। ये तो आपको महीने, जिंगर नहीं भी बिक रहे होंगे ना, इनके टिश्यू पेपर जा रहे होंगे, लोग आएंगे खाली टिश्यू पेपर मांगने के लिए। ओके, शॉपिंग बैग्स, शॉपिंग बैग्स क्या लगता है? शॉपिंग बैग्स, शॉपिंग बैग्स वेरिएबल कॉस्ट। चलो शॉपिंग बैग वेरिएबल कॉस्ट कह लेते हैं, वैसे ठीक हो गया। टुल्ले, टुल्ले फिक्स कॉस्ट होंगे, मिठाई फिक्स कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब आप देखो, हमने हमने जो है वो कॉस्ट को सेग्रीगेट कर दिया, हमने कॉस्ट को सेग्रीगेट कर दिया वेरिएबल और फिक्स में। अब हमें अपनी इंस्टिंक्ट से और अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज से ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या कॉस्ट लगती होगी। क्या लगता है हमें कि इन सब के ऊपर क्या क्या कॉस्ट लगती होगी? हाँ, जो पर यूनिट है वो पर यूनिट, और जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट। क्या लगता है, बन बन एक जिंगर पे बन कितने रुपए का लगता होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक, एक जिंगर पे जो बन आता है वो बन कितने रुपए का आता होगा? मेरे हिसाब से वो बन आता होगा, मेरे हिसाब से नहीं, थोड़ी बहुत वर्किंग है इस पे, 20 का, 20 पर यूनिट। नहीं नहीं नहीं, 40 पर यूनिट, 5,
5। ये क्या वन बाइट बन है क्या? वन बाइट बन है भाई। बन्स एक्सपेंसिव हो गए। हमें 40 to 50 तो ब्रांडेड मिलते हैं, जैसे वो डॉन शॉन के आते होंगे ना। लेकिन अंडरस्टैंड करना, अगर मैं मार्केट से डॉन के बर्गर बन्स खरीदने जाता हूँ, वो 4 पीस वाले, तो वो मिलते हैं मुझे तकरीबन 120 130 के। वो 4 पीस वाला जो बर्गर बन का पैकेट है, वो मिलता है 120 130 का। अब जाहिर सी बात है, मैं मार्केट में, मैं जब जिंगर बना रहा हूँ, तो मैं ब्रांडेड बंस के बजाय किसी बेकरी को ऑर्डर दूंगा, जो मुझे मेरे बर्गर्स के हिसाब से, उसके हिसाब से, उस फ्लेवर या उस इंग्रेडिएंट का, उसकी सॉफ्टनेस हार्डनेस, उस हिसाब से वो बंस देगा। तो मुझे सस्ता पड़ेगा मार्केट में, लेकिन 20 रुपए से सस्ता नहीं पड़ेगा। 20 रुपए से सस्ता नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं, चिकन की बात करते हैं। क्या लगता है एक चिकन की पैटी कितने की पड़ेगी हमें? व्हाट डू यू गाइस थिंक? एक चिकन की पैटी जिंगर की हमें, ए ऑल राइट, क्यान कह रहा है 80 to 90, लाइबा कह रही है 90 to 100। 80 to 90, 90 to 100, और मेरी भी वर्किंग यही है कि तकरीबन 100 रुपीज की चिकन की पैटी हमें पड़ेगी। 100 रुपीज की, नियर अबाउट 100 रुपीज पर यूनिट। अब वो पढ़ने को तो 50 रुपीज की भी पड़ सकती है। हाँ, फिर वो पूछेगा ये चिकन को पोलियो हुआ था क्या? हाँ, अब खाइएगा चिकन बिरयानी, तो लता मंगेशकर की आवाज थोड़ी निकलेगी। वो वाला डायलॉग इधर आ जाएगा भाई। चिकन चिकन के पीछे तो अच्छा सिंगर बना के दें तो लोग आएंगे। सॉसेस, सॉसेस क्या लगता है एक यूनिट पे कितने की सॉसेस लग जाएंगी हमारी? एक यूनिट पे कितने की सॉसेस लग जाएंगी? अच्छा, सॉसेस में हमारी जो है वो मायनीज भी आ गई, और अगर कोई बारबेक्यू सॉस है वो भी आ गई। आई थिंक इट विल बी 20 रुपीज पर यूनिट। ये भी तकरीबन हमें 20 रुपीज पर यूनिट हमें सॉस पड़ जाएगी, 20 पर यूनिट। व्हाट अबाउट वेजीज? अच्छा, वेजीज इंक्लूडिंग फ्राइज एज वेल। बहुत 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 जगहों पे जिंगर के साथ प्रॉपर अच्छे फ्राइज होते हैं, तो वो एक पूरा फुल मील बन जाता है। वेजीज में फ्राइज भी इंक्लूडेड हैं, तो उसके साथ क्या लगता है कि वेजीज कितने के पड़ेंगे, फ्राइज इंक्लूड करके? अच्छा, कोल्स्लो का वो एक पत्ता होता है हमारे पास, सलाद का पत्ता, वो डलता है जिंगर में। राइट, तो मेरे नहीं यार, 20 to 30, नहीं 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 नहीं, ज्यादा ही होंगे। 20 to 30 तो 30 तो नहीं होगा, 40 50 के करीब होगा। 40 50 के करीब होगा। अच्छा, खैर सीजन के हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है ना। ऑब्वियसली सीजन के हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है, और आलू महंगा हो गया या सब्जी महंगी हो गई तो ये भी महंगा हो जाएगा। बहरहाल ऑन एवरेज अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इट वुड बी आई थिंक 40 पर यूनिट। ऑयल कितना का लगेगा? ऑयल कितने का लगेगा, एक आइडिया? अगर मिसाल के तौर पे हम हर 2 दिन में, या हम लेट सपोज हर 3 दिन में ऑयल चेंज करते हैं। अगर हम हर 3 दिन में ऑयल चेंज करते हैं, तो हर इसका मतलब है महीने में 10 दफा। और एक कनस्तर तकरीबन जो वो वाला पैकेट, वो जो डब्बा है, अ, अगर हम अनब्रांडेड लें तो तकरीबन 3,000 रुपये, 30,000 का ऑयल तकरीबन हमें पड़ जाएगा। 30,000 पर मंथ। अच्छा, अब आप चेक करो, फिक्स कॉस्ट आर नॉट divided on per unit basis. They are considered rather a time period cost. तो ये टाइम पीरियड चेक कर लो ना, मंथ, एक महीने की बात कर रहे हैं। चीज कितने की लगेगी? व्हाट डू यू गाइस थिंक? चीज चीज कितने की लगेगी हर एक यूनिट पे? अच्छी चीज लेंगे तो 50 रुपीज की पड़ेगी तकरीबन हर यूनिट पे। यस सर, 50 पर यूनिट। वो जो स्लाइस है, एक अच्छी कंपनी से खरीदेंगे तो तकरीबन 50 रुपीज पर यूनिट पड़ जाएगा। ऑल राइट, इसके अलावा ब्रेड क्रम्स 5 रुपए के पड़ेंगे क्या?
5 रुपए के पड़ेंगे। ब्रेड क्रम्स तो मेरे ख्याल से 5-10 रुपए के पड़ेंगे, ऐसे ही ना। ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लोर और एग्स को और मैरिनेशन को, चारों को मिला लूं। ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लोर, एग्स और मैरिनेशन, इन चारों को मिला के मेरे ख्याल से ये हमें 30 रुपीज पड़ जाएगा। अंडे महंगे, अंडे महंगे, 40 रुपीज पड़ जाएगा। 40 पर यूनिट। अंडे महंगे, एग्स महंगे हैं, 40 पर यूनिट पड़ जाएगा हमें। 50 होगा, सीजनिंग भी है इसलिए। ब्रेड क्रम्स के 5 रुपए, कॉर्नफ्लोर के तकरीबन 5 रुपए, एग्स के तकरीबन 10 रुपए, 10 10 20, 20 रुपए की मैरिनेशन होगी। चलो 40 से 50 रुपए, मैंने 40 कंसिडर कर लिया, आप 50 कंसिडर कर लीजिएगा। अच्छा, लेबर शेफ को हम सैलरी क्या दे रहे होंगे? शेफ को पाकिस्तान में बड़ी कम सैलरी मिलती है, हम दे रहे हैं 60,000 पर मंथ। ये लो भाई, हमने दी 60,000 पर मंथ हम शेफ को। हाँ, 50K 60K अराउंड यही होगा। वेटर्स को कितने दे रहे होंगे? वेटर्स को, वेटर्स को कितने दे रहे होंगे? आपस की बात बता रहा हूं, आपस की बात बता रहा हूं। पाकिस्तान में, अपने कराची में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे वेटर्स की कोई फिक्स सैलरी नहीं है, बल्कि दे ओनली वर्क ऑन टिप्स। उनका सिर्फ काम टिप से चलता है। इफ दे डोंट गेट अ टिप, दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। और ये भी बता दूं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े, यू विल एब्सोल्युटली hate those restaurants when you will come to the name कि यार ये इतने बड़े नाम और ये हाल है वेटर्स का। बहरहाल फिर उनकी टिपिंग्स बड़ी रीजनेबल होती हैं। खैर, वो हमने तो वेटर की सैलरी रख दी 20,000 पर मंथ। अब हो सकता है कि कोई बंदा बोले सर ये नहीं, तो भाई उनसे तो बेहतर ही हैं हम तो AFC हैं। और राइट, गैस कितने की लगेगी महीने की? गैस अराउंड 15,000 की, 15,000। मुझे लगता है गैस अराउंड 35,000। गैस सिलेंडर वाली होगी या लाइन वाली होगी, ये भी तो डिपेंड करता है कि गैस सिलेंडर वाली होगी या लाइन वाली होगी। वैसे रेस्टोरेंट्स के लिए तो कमर्शियल होती है, तो यस इट विल बी एक्सपेंसिव। अराउंड 30,000 पर मंथ, अराउंड 30,000 पर मंथ। यूटिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, वाटर सब मिलाकर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 80,000 पर मंथ होगा। हाँ हाँ, 80 to 90 के, चलो इसको 90 के कर देते हैं। यूटिलिटीज मैंने नहीं लिखी ना, यूटिलिटीज 90,000 पर मंथ। अच्छा, व्हाट अबाउट रेंट? अगर लेट सपोज हमारी एक नॉर्मल शॉप है, तो रेंट तकरीबन 50,000 तो होगा। 50,000 पर मंथ का रेंट तो आराम से होगा। उसके बाद सिक्योरिटी को 30,000 दे रहे हैं पर मंथ, ठीक हो गया। बॉक्सेस वेरिएबल कॉस्ट होगी, 10 रुपीज होगी बॉक्सेस, 10 रुपए होगा बॉक्सेस। सिक्योरिटी 10K। क्या सिक्योरिटी 10 10K बोले हो? आप चौकीदार समझ रहे हो? मैं गार्ड को सब सोच रहा हूँ। गार्ड मिनिमम 30,000, इससे नीचे नहीं होता। 30 32 35, फिर अच्छे गार्ड 45, बड़े असले वाले फिर 48 40 50। ठीक है ना? बॉक्सेस 10 रुपए का होगा मेरे ख्याल से एक बॉक्स। ठीक है ना? बॉक्सेस 10 पर यूनिट। अच्छा, बटर पेपर, व्हाट अबाउट बटर पेपर? एक काम करते हैं ना, बटर पेपर और टिश्यू पेपर को, बट सॉरी टिश्यू पेपर बोल रहा हूँ, बटर पेपर और शॉपिंग बैग्स को एक साथ मिला लेते हैं, तो फिर हमारी कॉस्ट हो जाएगी वो एक साथ। बटर पेपर और शॉपिंग बैग्स मेरे ख्याल से ये मिलाकर 10 रुपए लगेंगे दोनों पे। इज दिस राइट?
10 पर यूनिट। एक जिंगर पे 10 रुपए लगेंगे मेरे ख्याल से, दोनों मिला के। टिश्यू पेपर फिक्स होंगे। अब टिश्यू पेपर का एक पैलेट जो रेड वाला आता है वो आता है 180 का, और उसमें होते हैं 200। तो तकरीबन ये समझ लो, अगर हमारे एवरेज डिमांड भी है, नॉर्मल डिमांड भी है, तो उस 200 में तकरीबन हमारे 50 के करीब जिंगर्स सर्व हो जाएंगे। 50 के करीब जिंगर्स, बस दो 30 पैकेट, ये रोज का एक पैकेट भी लगाओ तो 30, तो 6,000, 6,000 पर मंथ। 6,000 पर मंथ। टुल्ले 5,000 रुपये लेके जाएंगे हमसे हर महीने, राइट। मिठाई ईदी में ऑन एवरेज होगा मिठाई ईदी ऑन एवरेज होगी हमारी, अब हर महीने तो नहीं होती, हर महीने नहीं होता, ऑन एवरेज आप इसको समझ लो 3,000 पर मंथ। और कैंपेन हमने तकरीबन 10,000 पर मंथ की चलाई है। तो अब आप चेक करें, हमारे पास इस सिनेरियो में वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई है और फिक्स कॉस्ट भी आ गई है, हमारे पास सेलिंग प्राइस भी मौजूद है। तो हम इनकी मदद से ब्रेक इवन निकाल सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एएफसी को मिनिमम कितने जिंगर सेल करने पड़ेंगे कि उनका ब्रेक इवन उन्हें पता चल जाए। ये मैं आज की क्लास को यहीं रोकूंगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और ब्रेक इवन को कंटिन्यू करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि एएफसी को कितने सिंगर सेल करने पड़ेंगे कम अज कम कि वो ब्रेक इवन हो जाए उनका। So I'll be calling this for the day. Let's call it for the day.